अस्सलाम वालेकुम। तो आज का मेरा टॉपिक है बीओसी फॉर्म। तो मेरा ताल्लुक है हालानी इमिग्रेशन सर्विसेज इंक से। तो आज का हम ये प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना बॉक फॉर्म जो है वो रेफ्यूजी क्लेम के लिए लिखेंगे। कुछ चीज़ें मेरे बारे में, तो पहले तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है शौकत कमरुद्दीन और मेरी कंपनी का नाम है हालानी इमिग्रेशन सर्विसेज और मैं फाउंडर एंड सीईओ हूँ हालानी इमिग्रेशन का। और ये है मेरा लाइसेंस नंबर R711322। मेरा कॉरपोरेशन नंबर यहाँ दिया हुआ है। मैं फेलो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी हूँ और मैं कनाडा कोर्स ग्रेजुएट हूँ, जिसका मतलब है मैं एजुकेशन कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कर सकता हूँ कनाडा के हवाले से। और अब तक हम जो है वो 1250 केसेस को डील कर चुके हैं, जिसमें जो है वो 600 टीआरवी के केसेस है वो शामिल नहीं है। और हमारी सर्विसेज में इंक्लूड है इमिग्रेशन, रेफ्यूजी, सिटीजनशिप, एलएमआईए जिसको कहते हैं लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम्स, बिजनेस इमिग्रेशन जिसका मैं स्पेशलिस्ट भी हूँ, और स्पॉन्सरशिप। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस सेशन के दो पार्ट हैं। पहला सेशन मैं ऑलरेडी ले चुका हूं और जो पहला सेशन है उसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये वाला सेशन जो कि पहला वाला है वो व्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ बॉक फॉर्म को फिल करना है तो ये एक ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन है, आप यहीं से शुरू कर सकते हैं। तो बॉक फॉर्म की ज़रूरत क्यों होती है? बॉक फॉर्म जो होता है वो रिक्वायर्ड किया जाता है, आईआरबी ने इसको रिक्वायर्ड किया है। और ये एक फाउंडेशन है आपका जब भी आप एक रेफ्यूजी क्लेम दाखिल करते हैं उस वक्त। और अगर मैं जो है वो इसको बयान करूं कि ये फॉर्म जो होता है ये वो फॉर्म है जो कि आईआरबी वाला जो होता है हेयरिंग के दरमियान जो होता है वो आपके नरेशन को जो है वो सुनेगा इस फॉर्म की बुनियाद पर। और आपको जो है वो एक डेडलाइन है ये फॉर्म सबमिट करवाने की। अगर आप इनलैंड फॉर्म, सही है, इनलैंड क्लेम अगर आप दाखिल करते हैं तो सबसे पहले तो आपका एलिजिबिलिटी इंटरव्यू होगा पोर्ट ऑफ एंट्री पे और आपको ये फॉर्म दे दिया जाएगा। अगर आपने जो होता है वो आईआरसीसी के ऑफिस में जाकर जो है ये फॉर्म जमा करवाया है तो उसकी कोई डेडलाइन नहीं है, लेकिन आपको ये ज़रूर पूछा जाएगा कि आपने जो होता है वो एयरपोर्ट पे जो होता है या लैंड बॉर्डर पे जो होता है वो आपने ये फॉर्म सबमिट क्यों नहीं करवाया। और अगर आपने ये फॉर्म 15 दिन में जमा नहीं करवाया तो आपका एक और हियरिंग होगी जिसमें आपको ये कहा जाएगा कि भाई ये क्यों ना मान लिया जाए कि आपने अपना क्लेम छोड़ दिया है। तो इसीलिए ये 15 दिन वाली शर्त को पूरा करना ज़रूरी है। 15 दिन में जमा नहीं करवाया तो आईआरबी जो होता है वो आपको जो होता है वो अबेंडनमेंट क्लेम के लिए जो होता है वो मतलब कि आपने अपना क्लेम छोड़ रहे हो, इसके लिए वो आपकी हियरिंग करेगा। आपने जो होता है ये फॉर्म जो होता है दो लोकेशन पे जमा किया जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इमिग्रेशन ऑफिस इनसाइड कनाडा जो कि आईआरसीसी का जो होता है ऑफिस है, बहुत सारे ऑफिस है, उसके लोकेशन जो होता है वो आईआरबी की वेबसाइट पे दिए हुए हैं। या आप पोर्ट ऑफ एंट्री पे, यूजुअली पोर्ट ऑफ एंट्री पे लोग ज़्यादा खौफजदा होते हैं इसीलिए वो इनलैंड क्लेम दाखिल करते हैं। 15 दिन का कंप्लायंस रूल है अगर आपने पोर्ट ऑफ एंट्री पर अगर आपने अपना क्लेम दाखिल किया है तो। आप ये एप्लीकेशन जो होता है जो कि बीओसी फॉर्म है, ये रेफ्यूजी का जो क्लेम है वो आप ऑनलाइन आईआरसीसी के पोर्टल पे भी आप डाल सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म जो होता है वो सबमिट करवा रहे हैं तो आपने क्या स्टेप्स करने हैं? सबसे पहले तो आपने जो होता है वो क्रिएट करना है एक फैमिली ग्रुप, अगर आप फैमिली के साथ रेफ्यूजी क्लेम अप्लाई कर रहे हैं। और आपको उसमें से एक शख्स को जो होता है हेड ऑफ द फैमिली बनाना है और बाकी तमाम मेंबर्स को उसमें ऐड करना है। फिर आपको वो ग्रुप जो होता है वो लॉक कर देना पड़ेगा तमाम जो होता है मेंबर्स को ऐड करने के बाद। अगर जैसे कि स्पाउस है, बच्चा है, या अगर इवन माँ बाप भी होते हैं तो वो पूरा जो होता है वो एक ग्रुप बनेगा इसमें।
और उसके बाद स्टेप नंबर 2 है कि आप जो है वो हर शख्स का अलग अलग फॉर्म जो है वो सबमिट करेंगे, और आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है, ताकि जो होता है वो बाद में आपको बॉक फॉर्म पे या दूसरे जो होता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने की तरफ लेकर जाए। अब ये जो फॉर्म होता है, सही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है और उसमें बहुत सारे सवालात होते हैं जिसका आपने जवाब देना है। आपने इस बॉक फॉर्म में ये बताना है कि हम क्यों अनविलिंग है या अनएबल है कि हम अपने कंट्री को दोबारा जो है वो नहीं जाना चाहते हैं। सही है, हम क्यों अनविलिंग है या क्यों हम अपने कंट्री में दोबारा नहीं जा सकते। मे बी कि आपको जो है वो कोई खौफ है वहां पर, या आपको कोई जुल्म व सितम हो रहा है, आपकी जान को खतरा है। यही नॉर्मली जो होता है वो हमारे जो है वो रीजंस होते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात, जिसे मैं हम लोग जो होता है कंसल्टेंट की ज़बान में कहते हैं IFA, इंटरनल फ्लाइट ऑप्शन। मतलब कि अगर आपने जो होता है किसी और पार्ट ऑफ कंट्री में जाकर जो है वो रहना क्यों नहीं पसंद किया। फर्ज कीजिए कि आपकी जान को जो है वो मुंबई में खतरा है, तो आप दिल्ली में जाकर क्यों ना रहे। सही है, आपको जान को अगर कराची में खतरा है तो आप इस्लामाबाद क्यों नहीं चले गए। आपने कोई दूसरी जगह को क्यों नहीं चुना। क्या आपने पुलिस की मदद लेने की कोशिश की, और आपके साथ क्या हुआ। ओके, ये आपको बताना पड़ेगा अपनी पुलिस रिपोर्ट में। ओके, अगर वो पुलिस वाला आपकी रिपोर्ट लिखता है तो। और आपने जो होता है पोर्ट ऑफ एंट्री पे अपना क्लेम दाखिल क्यों नहीं किया, और आपने कनाडा को ही क्यों चुना कि आप जो है वो यहाँ पर आकर अपना क्लेम दाखिल करेंगे। जैसे कि आप रीज़न दे सकते हैं कि हमारे जो होता है वो दूसरे भाई बहन यहाँ थे, हमारा रिश्तेदार यहाँ पे था, तो वो एक यूजुअली एक रीज़न हो सकता है। या आप कनाडा की जो होता है वो एक लिबरल जो है वो अ, को कोट कर सकते हैं कि ये जहाँ पे जो होता है वो बहुत अच्छे तरीके से रेफ्यूजीज को ट्रीट किया जाता है और उनको जो है वो फैसिलिटी देते हैं। ये आप उसमें बयान कर सकते हैं। आपका अगर कोई पास का रेफ्यूजी क्लेम है तो वो भी आपको बताना पड़ेगा, चाहे वो कनाडा में आपने अप्लाई किया हो या जो होता है वो किसी और कंट्री का। अगर जो होता है वो आप कहाँ पर जो होता है आपका इंटरव्यू किया जाए, अगर लेट सपोज आप ओंटारियो में जो होता है वो अगर आपने लैंड किया है, तो आप जाहिर सी बात है ओंटारियो का कोई एक जो होता है वो IRB का ऑफिस चुनेंगे जहाँ पर आपका इंटरव्यू किया जाएगा। या जो है वो IRCC का एक कोई जो है वो इंटरनल ऑफिस का लोकेशन है, वहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा। और ये मेरी जो होता है वो प्रो टिप है कि आप जब भी अप्लाई करें रेफ्यूजी क्लेम के, तो आप हाथ के हाथ जो होता है वर्क परमिट के लिए भी अप्लाई कर दें, अगर आपको वर्क परमिट की ज़रूरत है। यूजुअली मैं कहता हूँ यस, आप ज़रूर अप्लाई करें। ओके, स्पाउस के साथ। फिर जो होता है वो आपके बॉक फॉर्म का एक दूसरा जो होता है वो सेक्शन शुरू होता है, जिसमें आपको बताना पड़ता है कि मुझे जो है वो माजी में जो है वो कौन कौन सी जो होता है वो धमकियां मिली हैं, किस तरह की जो होता है मुझे तकालीफ पहुंचाई गई है, कौन था वो शख्स जिसने ये तकलीफ पहुंचाई है, क्या हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था। सही है, तो आपको उन 5 Ws का जवाब देना पड़ेगा। और आपको क्या खतरा लाहक होगा कि अगर आप वापस अपने मुल्क दोबारा जाते हैं, कौन होगा जो कि आपको जो होता है वो खतरे में जो होता है वो डाल सकता है, क्या होगा आपके साथ, क्यों होगा। ये तमाम चीजें जो होता है अपने बॉक फॉर्म में आपने मेंशन करनी है। आपको जो होता है वो क्या ऐसा आपने क्या ऐसी जो है वो काम किए हैं कि आपने जो होता है अपने मुल्क के अंदर जो होता है वो क्या ऐसे स्टेप उठाए हैं कि आपको जो है वो प्रोटेक्शन मिले। तो आपको वो स्टेप्स बताने हैं जो कि आपने अपने मुल्क में रहते हुए जो एफर्ट्स किए हैं। क्या आपने इससे पहले जो कि मैंने IFA का जिक्र किया, ये अगेन दोबारा वही पॉइंट है, इंटरनल रीलोकेशन जो होता है वो आपने क्यों नहीं पॉसिबल है आपके लिए। अगर आप किसी और, जिस तरह के मैंने आपसे कहा ना कि दिल्ली में है तो आप जो सॉरी मुंबई में है तो आप दिल्ली में जाकर क्यों ना रहे, कराची में है तो आपने जो है इस्लामाबाद में जाके क्यों नहीं रहे। तो ये आपने बताना है कि वो चीज़ क्यों पॉसिबल नहीं है आपके लिए। जैसा कि कोई रीज़न हो सकता है कि आपको जो है वहाँ लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, या जो होता है जॉब अपॉर्चुनिटीज़, और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। आपको आपका डिपार्चर टाइमिंग बताना बड़ा ज़रूरी है कि आपने जब वहाँ से निकले और जब आप यहाँ पहुँचे, तो आपने जो है वो 2 साल से आप पे जुल्म हो रहा था, तो आप अब क्यों आ रहे हैं।
या आपने जो होता है वीज़ा आपको पहले ही मिला हुआ था, सही है, और आपने 2 साल जो होता है वो इंतज़ार किया और अब आप आ रहे हैं, तो आपको वो जो टाइमिंग्स हैं वो बताना पड़ेगा और उसके वजूहात बतानी पड़ेंगी। और जो है वो आपको ये बताना है कि दूसरी कंट्रीज में आपने जो होता है क्या रीलोकेट होने का कोई कोई कोशिश की थी, क्या आपने वीज़ाज अप्लाई किए थे, आपने कनाडा को ही क्यों चुना, सही है। और आपको, और अगर आपके पास इंपॉर्टेंट डिटेल्स वगैरह हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, तो वो आपको बताने पड़ेंगे। अगर कोई छोटा बच्चा है, सही है, तो उसको आप इसकी आपकी इन जो होता है तमाम चीज़ों की वजह से उस बच्चे को कैसे खतरा ला के ये बताना पड़ेगा आपको, सही है। तो वाई, वॉट, हु, व्हेन, ये सारी चीज़ें आपने हमेशा बतानी है। देखिए, टिप्स फॉर स्ट्रॉन्ग आंसर। आपको जो होता है क्रोनोलॉजिकल, मतलब पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ था, वो तमाम चीज़ें, सही है, नाम्स के साथ, आपको डेट्स के साथ और जगहों के साथ बताने ज़रूरी हैं। और आप जो है वो ये नहीं कहेंगे कि मुझे धमकी है। इसकी एक अलग स्लाइड है, मैं आपको बताऊंगा कि आपका जवाब किस तरीके से होना चाहिए। एक्सप्लेन करेंगे आप कि अब तक आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। फर्ज करिए कि आप जो है वो कनाडा में जो होता है वो लैंड कर गए हैं, आपको 1 साल के बाद ख्याल आया कि अब चलो मैं रेफ्यूजी अप्लाई करता हूँ, तो अब तक आपने क्यों नहीं किया। या आपने जो है वो अपने मुल्क में रहते हुए जो है वो जल्दी से निकलने की कोशिश क्यों ना की। तो ये जो इन एक्शन आपका है, मतलब कि आपने अब तक एक्शन नहीं लिया, उसके क्या रीजंस थे। आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि अगर आपने जो होता है वो अपने मुल्क को छोड़ने में या क्लेम को दाखिल करने में क्या आपने जो है वो क्यों आपने डिले किया। आपको अपनी की जो है वो कंसिस्टेंसी, जो आप बोलते हो, आपने बॉक फॉर्म में एक वक्त में आपने कुछ और बात कही, दूसरे वक्त में आपने कोई दूसरी बात कही, तो आपको बताना ज़रूरी है कि जो है वो कंसिस्टेंसी आपको रखना ज़रूरी है। एडिशनल रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। आपको जो होता है वो कंट्रीज जहाँ पर आपको ये हार्म वगैरह है ये आपको बताना पड़ेगा, सही है। और आपने जो है वो किन किन कंट्रीज में आपको जो है वो हार्म है, सही है। आपने जो है वो ये बताना पड़ेगा कि ऑल सिटीजन्स, आप जो होता है वो कहाँ कहाँ के जो है वो सिटीजन रहे हैं, सही है, ये आपको बताना पड़ेगा अपने इस बॉक फॉर्म के अंदर। फुल फैमिली लिस्ट आपको बतानी पड़ेगी, जो कि आपके भाई बहन है, अगर जिंदा हैं या वो डिसीज हैं, वो तमाम इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी इस बॉक फॉर्म के अंदर। अगर आपने कोई प्रीवियस प्रोटेक्शन क्लेम के लिए कहीं अप्लाई किया है तो वो बताना पड़ेगा। आपके वीज़ा एप्लीकेशन की हिस्ट्री उनको जो होता है देनी पड़ेगी। और आपका प्रेजेंटेशन एंड लैंग्वेज, ओके। रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो आपको, आपकी रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा। देखिए, काउंसिल की आपको डिटेल, और आप या आपको लॉयर की डिटेल जो होता है, या जिन जिन लोगों को आपने ऑथोराइज किया है कि कौन आपका जो होता है वो केस लड़ेगा, ये आपको डिटेल्स बताना ज़रूरी है। और ये काउंसिल के लिए जो होता है, मैं आपको एक और बात बता दूं कि देखिए ये आपकी ऐसी चीज़ है जिसमें आपका जो होता है वो फ्यूचर जो होता है जिस पे आपका डिपेंड करता है। इसीलिए आप जो होता है ये केस कोशिश करें कि आप किसी माहिर की निगरानी में ये केस जो होता है वो आप दाखिल करें, जैसा कि एक लॉयर या RCIC IRB, जो कि रेगुलेटेड कनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट, जो कि IRB से ऑथोराइज है, उनसे ये अपना केस करवाइए। आप ये खुद से जो होता है वो काम करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये आपका जो होता है अगर केस आपका ख़राब हो गया तो फिर जो है वो आपके लिए बहुत मसले हो सकते हैं। फिर आपका, आपके लिए जो आपकी लाइफ है वो आपकी जो है वो मुश्किल में पड़ सकती है। इसीलिए आप जो है वो ये स्टंट ना करें। आपने जो होता है कुछ पैसे खर्च कीजिए या जो होता है लीगल एड का सहारा लीजिए, लेकिन ये केस आपने किसी एक्सपर्ट के साथ मिलकर जो होता है वो अ, डालना है। आपको अगर वहाँ पर कोई इंटरप्रेटर चाहिए तो उसको भी आपकी रिक्वायरमेंट जो होता है वो आपको इंटरप्रेटर दिया जा सकता है, सही है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप बिल्कुल जो होता है वो वहाँ पे डाल सकते हैं कि कौन आपका इंटरप्रेटर होगा। फिर आपको कुछ डिक्लेरेशन देने हैं, सही है। डिक्लेरेशन ये देना पड़ेगा कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। इंटरप्रेटर का जो होता है वो डिक्लेरेशन के वो आपको समझता है, आप उनको समझते हैं, सही है। और ये एक डिक्लेरेशन डालते हैं। अगर आपने कोई फॉल्स या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन आपने डाली है तो आपका
क्लेम जो होता है वो रिफ्यूज या जो होता है वो कैंसिल किया जा सकता है। आपको जो होता है वो चेकलिस्ट जो होता है वो जमा करवानी है। सही है। ये डॉक्यूमेंट की जो है वो एक चेकलिस्ट है कि आपने कोई आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है जैसा कि आधार कार्ड वगैरह या नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, कंप्यूटर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जिसे हम CNIC कहते हैं वो, आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट जिसे हम जो है वो पासपोर्ट कहते हैं, वो अगर आपके पास है, या कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट अलग से पासपोर्ट के अलावा, तो वो आप जमा आपने अपने बॉक फॉर्म के साथ डालना है। कंट्री ऑफ ओरिजिन की इंफॉर्मेशन यूजुअली जो होता है IRB के पास होती है। सही है, जिसको हम नेशनल डॉक्यूमेंट पैकेज कहते हैं। फिर जो है वो आपके पास मेडिकल या साइकोलॉजिकल रिपोर्ट आपके पास है। सही है, तो वो आप सबमिट करवाएंगे कि अगर किसी भी वजह से, उस जुल्म व सितम की वजह से या इल ट्रीटमेंट की वजह से आपको कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज हुए थे, या आप जो है हॉस्पिटल में एडमिट हुए, तो वो तमाम रिपोर्टें आप जो होता है वो अपने क्लेम के साथ जो है वो अटैच करेंगे। पुलिस या कोर्ट रिकॉर्ड आपके पास है। सही है, आपको कोई जेल हुई थी या आपको कोर्ट में आप पे मुकदमात किए गए थे, कोई भी कचहरी की में जो होता है वो इनफॉर्मल जो कोर्ट्स होती हैं, सही है, कचहरी वगैरह होती है, उसने आपके खिलाफ कोई जो है वो पर्चा किया था या कुछ भी किया था, तो वो तमाम रिकॉर्ड्स आप अगर आपके पास हैं तो आप जमा करवाएं। अगर कोई गवाह वगैरह है तो उनकी एफिडेविट वगैरह या विटनेस के स्टेटमेंट वगैरह है तो वो आप शामिल करेंगे। अगर आप किसी मेंबरशिप है आपकी, पॉलिटिकल मेंबरशिप या LGBTQT या किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी मेंबरशिप है, उसकी वजह से आप पर जुल्म हो रहा है, तो उसके साथ आपका एफिलिएशन, उनके डॉक्यूमेंट्स आप जमा करवाएंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, सही है, जब आप हियरिंग के लिए जाते हैं IRB में, तो जो है वो आपका IRB क्रॉस चेक करेगा कि जो आपने अपने बॉक फॉर्म में बात लिखी है और जो आप वहां पर बयान दे रहे हैं कोर्ट IRB में, जो कि एक इनफॉर्मल कोर्ट होती है, उसमें जो होता है वो जज की जगह डिसीजन मेकर बैठा होता है, लेकिन वो एज अ जज की तरह काम करता है। वो आपकी ये टेस्टिमनी सुनेगा जो आप बयान दे रहे हैं और जो आपका बॉक फॉर्म है। तो अगर आपने सच सच लिखा है तो आपके बयान में और आपके बॉक फॉर्म में कोई आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर उसमें जो है वो कोई तजाद है, तो इसका मतलब आपकी क्रेडिबिलिटी सही नहीं है, और क्रेडिबिलिटी सही ना होना आपके केस का जो होता है रिफ्यूजल का केस आपका रिफ्यूज हो सकता है उसकी बुनियाद पर। फिर आपको जो होता है ये बात इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने बॉक फॉर्म में कोई तब्दीली करनी है, कोशिश कीजिए कि वो तब्दीलियां आप बार बार ना करें, जिससे आपकी क्रेडिबिलिटी मुतासिर होती है। लेकिन अगर आपने हियरिंग से पहले कोई तब्दीली करनी है तो 10 दिन पहले वो आप तब्दीली कर सकते हैं। तो टाइमिंग बड़े इंपॉर्टेंट है। आपको अगर कोई एविडेंस जो होता है वो आपका मैच करना चाहिए, अगर आपने कोई डाला है जो आप बयान कर रहे हैं उससे आपका एविडेंस मैच करना चाहिए। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है। सही है, आपको कोई भी चीज़ें जो होती है वो इंफॉर्मेशन आपको ब्लैंक नहीं छोड़नी है। अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन में NA लिखा है तो आप इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए। अगर आपने कॉन्ट्राडिक्शन, आपके आंसर में ही कॉन्ट्राडिक्शन है, कभी आप कह रहे हैं आप पर हमला 5 तारीख को हुआ था, फिर आप उसी के नीचे आप लिख रहे हैं कि मुझ पर हमला जो था 8 तारीख को हुआ था, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से आपकी क्रेडिबिलिटी मुतासिर हो सकती है। ओमे ओमेटिंग इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स, अगर आपने कोई जो होता है वो कोई ओमिट कर दिया है इंसिडेंट जो कि इम्पोर्टेंट इंसिडेंट था आपके इस पूरे नरेशन के दरमियान, और आपने उसको ओमिट किया है, तो वो भी आपके जो होता है वो, ये मिस्टेक आपने कभी नहीं करनी है। अगर आप पर कोई हमला हुआ था, आप हॉस्पिटलाइज हुए थे, किसी ने आपको जो होता है वो टॉर्चर किया था, वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर आपने नहीं लिखी है, सही है, और लेकिन आपने जब आप टेस्टिमनी दे रहे थे उस वक्त आपने बयान कर दी, तो इसका मतलब आपकी क्रेडिबिलिटी सही नहीं है, क्योंकि आप कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं। अगर आपने डेडलाइन मिस की, जैसा कि आपको 10 दिन या 15 दिन की जो डेडलाइंस आपको दी हुई थी वो आपने मिस की है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो होता है वो ट्रबल पैदा कर सकता है। अब जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में कहा था कि मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा कि आपका नैरेटिव किस तरीके से जो होता है, कौन सा वीक नैरेटिव होता है। तो देखो, ये है वीक नैरेटिव कि आई वॉज थ्रेटन, मुझे धमकी मिली थी। इसका जो होता है वो स्ट्रॉन्ग आंसर क्या हो सकता है कि मुझ जो होता है 12 मार्च 2023 को
दो मुसल्ला अफराद जो कि XYZ ग्रुप से थे, वो मेरे लाहौर के घर में आए, मुझे धमकी दी, और मुझे कहा कि भाई अपनी जो होता है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करो। उसकी वजह से जो होता है उन्होंने मेरे घर पर जो होता है फायरिंग भी की, मेरे जो है वो दरवाजे को पे जो होता है वो फायर शूट किए, और पुलिस को मैंने रिपोर्ट किया और पुलिस ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। तो देखो, ये जो स्ट्रॉन्ग नरेशन है उसमें फैक्ट्स हैं। स्ट्रॉन्ग नरेशन में जो होता है वो आप डिटेल दे रहे हो। सिर्फ मुझ पे हमला हुआ था, ये एक स्ट्रॉन्ग नरेशन नहीं है। तो आपको डिटेल सारी देनी है। अगर आप ये कहते हैं कि अगर हम जो होता है बॉक फॉर्म जो होता है वो की टेक अवेज इसके क्या है, कि आपका बॉक फॉर्म जो होता है वो आपका फाउंडेशन है। इसमें कोई भी आप कोताही नहीं करेंगे। सही है, बॉक फॉर्म आपने बहुत ही जो होता है बारीकी से, बहुत ही डिटेल तरीके से तमाम चीज़ें सोच सोच के जो होता है वो भरने हैं। ओके। ये जो होता है वो ट्रुथ, डिटेल प्लस कंसिस्टेंसी, ये चीज़ पैदा करती है क्रेडिबिलिटी। सच बोलेंगे, डिटेल्स देंगे, और कंसिस्टेंट रहेंगे। और ये याद रखिएगा, अगर आपका ये रेफ्यूजी क्लेम इस वजह से जो होता है रिफ्यूज होता है कि आप क्रेडिबल नहीं है, नो क्रेडिबल बेसिस, ओके, या जो होता है वो नॉट क्रेडिबल एट ऑल, तो आपका जो होता है वो अपील जो होता है वो रेफ्यूजी अपील डिवीजन में भी नहीं जा सकती है। ओके ओके, ये याद रखिएगा कि क्रेडिबिलिटी की वजह से अगर आपका केस रिफ्यूज हुआ है तो आपको जो होता है वो अपील भी आप आगे नहीं कर पाएंगे अपने क्लेम की। तो इसीलिए क्रेडिबिलिटी इस पूरे BOC की जान है। इस पूरे आपके असाइलम का जो क्लेम है इसकी जान क्रेडिबिलिटी होती है। तो आपने क्रेडिबल रहना है हर हाल में। आपको डेडलाइन को हर हाल में जो होता है वो पूरा करना है। अगर पूरा नहीं किया तो आपको जो होता है केस को जो होता है वो अबेंडनमेंट में चला जाएगा। इसका अबेंडनमेंट का मतलब होता है आपका केस जो होता है वो खत्म कर दिया जाएगा। आपको जो होता है वो प्रोफेशनल गाइडेंस ज़रूर लेनी है इस इमिग्रेशन की, इस इम्पोर्टेंट जो होता है असाइलम के इस इम्पोर्टेंट मैटर में। ओके। आप ये चीज़ें जो होता है वो ChatGPT से या दोस्त यार से मदद लेके नहीं, आपको एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए। लॉयर या RCIC IRB, ये लोग हैं जो कि आपको प्रोफेशनली सही तरीके से गाइड करेंगे। स्टंट ना करें। आपने थोड़े से पैसे बचाने के लिए आप अपना केस जो होता है वो अ, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज ना कीजिए। तो ये मेरी बार बार एडवाइस है कि आप इसको खुद से जो होता है करने की कोशिश ना कीजिए। और एक बात याद रखिएगा कि आप अपना रेफ्यूजी का केस जिंदगी में सिर्फ एक ही बार कनाडा में दाखिल कर सकते हैं। इसीलिए सोच समझकर बहुत ही अच्छे तरीके से ये केस आपने डालना है। सही है। सिर्फ यही नहीं, आपने जो है वो ये इस चीज के लिए प्रिपरेशन करनी है, और आपने बहुत अच्छे तरीके से ये केस दाखिल करना है। अब कुछ चीजें हैं आपके पास जो कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। IRB की वेबसाइट है, इस पे सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, इस साइट को जरूर विजिट कीजिएगा। सही है। लेकिन अगेन, आपने ये केस खुद नहीं डालना है, लेकिन ये अगर आपको चीज़ें पता होगी तो आप अपने लॉयर को या कंसल्टेंट को अच्छे तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लेमेंट गाइड मौजूद है, आप उसका सहारा ले सकते हैं। नेशनल डॉक्यूमेंटेशन पैकेजेस जो होता है IRB की वेबसाइट पे ऑलरेडी हैं, आप उसको देख सकते हैं। और फिर जो होता है हम तो मौजूद ही हैं आपके लिए, हालांकि इमिग्रेशन सर्विसेज में जो है वो IRB का जो होता है वो रेगुलेटेड कंसल्टेंट हूँ। सही है। तो आप जो है वो मेरी खिदमात ले सकते हैं। ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, हालानी इमिग्रेशन सर्विसेज मेरी कंपनी का नाम है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन है, तो आप चेक कर लीजिए। तो ये सारे जो होता है वो आपके पास मौजूद है, मेरी डिटेल्स। थैंक यू वेरी मच जो आपने मुझे जो होता है बहुत तवज्जो से सुना। फिर मैं मिलूंगा किसी और सेशन में इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।